तो अपन स्टार्ट करते हैं डिमांड और सप्लाई से। डिमांड वाला चैप्टर बहुत इजी है, इसमें अपन बात करते हैं। इस चैप्टर में अपन कंज्यूमर डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है। थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन विल एग्जामिन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। थ्योरीज पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जहां पे अपन डिमांड के बारे में देखेंगे कि डिमांड कैसे बढ़ती है और कैसे कम होती है। इवन विल बेसिक टू द एडवांस्ड इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट पे भी जाते हैं, जहां पे अपन मेजर करते हैं डिमांड को। कैसे करते हैं कि भैया अगर प्राइस इतना हुआ तो उसकी डिमांड कितनी होगी। जब आप उसको कैलकुलेशन में लेके आ जाते हो तो वो इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। थ्रू अंडरस्टैंडिंग हाउ कंज्यूमर make purchasing decision and how market respond to changes in various economic factors। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से प्राइजेस में अप एंड डाउन आते हैं, और प्राइजेस में अप एंड डाउन आए मतलब डिमांड में अप एंड डाउन आएगा। दिस नॉलेज फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एडवांस इकोनॉमिक एनालिसिस, जहाँ पर अपन हर चीज कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और सप्लाई में हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ डिमांड, सबसे पहले बात करते हैं। द डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूमर विलिंग टू परचेज इन द मार्केट एट अ वेरियस टाइम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बीइंग अ कंज्यूमर कोई कमोडिटी को परचेज करते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड रिक्वायर डिजायर for a specific commodity means to purchase it, willingness to spend and availability of the commodity at a certain price, place and time। this line is very important। ये की कंपोनेंट है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड करने से पहले डिजायर होना जरूरी है, इच्छा। डिजायर का मतलब क्या होता है, वांट, है ना। अगर आपकी वांट नहीं है तो आप उस चीज की डिमांड नहीं कर पाओगे। चलो, डिजायर है तो आपके पास में परचेज करने की इच्छा होनी चाहिए, परचेज विलिंगनेस टू स्पेंड। अब हम बोलते हैं ना, अरे तेरे पास खूब पैसे हैं लेकिन तू तो खर्च ही नहीं करता है, तो उसके पास में विलिंगनेस नहीं है स्पेंड करने की। समझ में आ रही बात। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, साथ ही साथ आपके पास में इच्छा तो है खर्च करने की, बट वो गुड्स उस टाइम पे, उस प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपको चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं। तो ये की कॉन्सेप्ट्स है। जब भी आप डिमांड क्रिएट करते हो, desire, willingness to spend and availability of commodity at price, place and time, ये तीनों चीजें अवेलेबल होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भैया डिमांड के लिए अपने को क्या चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड, और लास्ट क्या है, सर्टेन प्राइस, प्लेस एंड टाइम। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं प्राइस रिलेशनशिप की। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस रिलेशनशिप। क्वांटिटी डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, डिफरेंट प्राइस जनरली करस्पॉन्डेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कोई भी गुड्स परचेज करोगे तो हमेशा प्राइजेस में क्या होगा, चेंजेस आपने को देखने को मिलेंगे। एंड देयर इज अ टाइम डायमेंशन। डिमांड इज फ्लो कॉन्सेप्ट। डिमांड कैसा है, एमसीक्यू बन सकता है। डिमांड कैसा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज, इट इज एक्सप्रेस एज अ क्वांटिटी पर पीरियड ऑफ टाइम। आप कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज परचेज कर रहे हो इससे मैटर करता है। तो डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक मतलब जिसको आप रख सकते हो इकट्ठा करके, फ्लो जो कंटिन्यू क्या होता जाता है, फ्लो होता जाता है। समझ में आ रही है बात। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें अपन ने डेफिनेशन समझ ली, की कॉन्सेप्ट, प्राइस रिलेशनशिप और टाइम डायमेंशन क्लियर कर लिया है। चलें आगे। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अगर मैं सिर्फ मेरे डिमांड की बात करता हूँ कि मेरे को आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मेरी डिमांड, जब मैंने आप पांचों की डिमांड और मिला रही मेरी डिमांड के साथ में, तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। समझ में आ रही बात। तो देखना, ध्यान से समझना। इंडिविजुअल डिमांड शोज द क्वांटिटीज डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर कंज्यूमर। जब किसी एक कंज्यूमर की डिमांड की बात हो रही है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे, या एक हाउस होल्ड की डिमांड की बात हो रही है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। मार्केट डिमांड रिप्रेजेंट द टोटल डिमांड ऑफ ऑल द, जितने भी मार्केट में कंज्यूमर हैं उन सबकी डिमांड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इज अ फॉर्म ऑफ सब सिस्टम ऑफ ओवरऑल मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जो है वो मेरे एक से बनी हुई है। बेसिकली आई कहाँ से, मार्केट डिमांड से आई है।
ये सम टोटल है, ये सब सिस्टम है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द पर्सनल प्रेफरेंसेस, पर्सनल, मेरी जो पसंद होगी, मेरी जो डिमांड होगी मैं वो बताऊंगा। मेरी इनकम जितना मेरे को अलाउ करेगी, मेरी इनकम जितनी होगी मैं उसके हिसाब से डिमांड करूंगा। और यूनिक कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, हो सकता है मेरी पसंद अलग हो, तुम्हारी पसंद अलग हो, तो वो हर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है। जबकि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये कलेक्टिव कंज्यूमर डिमांड की बात करता है कि कितने कंज्यूमर्स ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करा है, कितने कंज्यूमर ने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिमांड करा है। तो ये कलेक्टिव बात करता है, जबकि ये किसकी बात करता है, इंडिविजुअल की बात करता है। लास्टली अगर अपन देखें, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड क्रूशियल है। किसी भी डिमांड को समझने के लिए आपको इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों को समझना जरूरी है। इंडिविजुअल डिमांड अलग होता है और मार्केट डिमांड अलग होता है। इंडिविजुअल डिमांड, हमेशा डिमांड की अगर आप बात करोगे तो डिमांड कर्व हमेशा ऐसा जाता है, नेगेटिव स्लोप जाता है। और जब आप मार्केट डिमांड की बात करोगे तो सेम ग्राफ बनेगा बट वो ऐसा चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी चेंजेस नहीं है। दैट इज कलेक्टिव डिमांड और दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर हो गई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ डिमांड, दैट इज प्राइस, इनकम एंड क्रॉस डिमांड। ध्यान से समझना, जब मैं प्राइस डिमांड की बात करता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिमांड? क्वांटिटी परचेज एट अ वेरियस प्राइस लेवल, चाहे वो प्राइस कम हो चाहे वो प्राइस ज्यादा हो। जब मैं प्राइस के ऊपर डिमांड करता हूँ तो वो प्राइस डिमांड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एट हायर प्राइस लोअर क्वांटिटीज डिमांडेड। अगर किसी भी गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम। अगर किसी भी गुड्स की प्राइसेस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी। ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, प्राइस के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड है? सेकंड, इनकम डिमांड की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम डिमांड? क्वांटिटी परचेज एट वेरियस इनकम लेवल्स। यहाँ पर इनकम लेवल्स के ऊपर आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, सुपीरियर गुड्स डिमांड इंक्रीजेस विद इनकम। मेरी इनकम बढ़ी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इनकम की बात कर रहा हूं, तो क्वांटिटी डिमांड। मेरी इनकम कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो गई। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? पहला प्राइस का था, दूसरा किसका है, इनकम का, और तीसरा है क्रॉस डिमांड। ये दोनों से अलग है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिमांड? चेंजेस रिलेटेड गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, प्राइस इंक्रीजेस, रिड्यूस डिमांड फॉर रिलेटेड गुड्स। फॉर सब्स्टिट्यूट, प्राइस इंक्रीजेस, बूस्ट डिमांड फॉर रिलेटेड गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पे समझना, यहाँ पे लिखता हूँ। पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर देते हैं, टी और कॉफी। अगर प्राइस कम हुए, अगर प्राइस कम हुए किसके, टी के, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, टी की बढ़ जाएगी और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉफी की प्राइसेस में कोई चेंज। अगर प्राइस बढ़ गई टी की, यहाँ पे प्राइस किसकी बात कर रहा हूं मैं, टी की, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात? यहाँ पे सिर्फ मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक ही कमोडिटी के प्राइस को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन एक प्राइस चेंज करने से, मतलब टी की गुड्स में प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी, कॉफी की क्वांटिटी पे भी इफेक्ट आ रहा है। बात कर लेते हैं कार और पेट्रोल प्राइस। किसकी बात करते हैं, पेट्रोल की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस बढ़े तो पेट्रोल कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी कैसे, पॉसिबल ही नहीं है ना। और पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइसेस क्या हो गए, कम, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, और पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलें आगे। The price of the commodity as a demand factor, there is an inverse relationship. हमेशा price inverse relationship में count होता है। Price increases, quantity demand decreases and vice versa. Income effect की बात करें तो वही same concept है। Income बढ़ी, quantity demanded बढ़ गई। Income कम हुई तो quantity demanded भी क्या हो गई,
When price fall, consumer can buy more with the same money, effectively increasing their purchasing power. इससे उनकी purchasing power बढ़ जाएगी. Last substitution effect, the product become cheaper related to the alternative. Consumer substitute toward the now relative expensive goods. मतलब टी और कॉफी, कॉफी के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. कॉफी के प्राइसेस बढ़ा दी ना अभी अपन ने, ठीक है. तो ये सब चीजें जो हैं जो अपन ने ऑलरेडी अभी पढ़ ली है. तो देयर इज ऑलवेज बेसिकली आप बोल सकते हो इम्पैक्ट है प्राइस का कमोडिटीज ऑफ गुड्स के ऊपर. नाउ यस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो भी अपन पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से. गुड्स कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री. दैट इज डिपेंडेंट ऑन each other. Or substitute goods which can be easily replaced by one another. Not dependent on each other. Example, tea, sugar, car, gasoline. टी शुगर है, कॉफी नहीं है, कंफ्यूज मत होना. टी, कॉफी, इंक पेन, बॉल पेन. डन. Price increases in one goods decrease the demand for. बटर के प्राइसेस बढ़ गए तो ब्रेड की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी. प्राइस इंक्रीज इन वन गुड्स, डिमांड फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस. अगर प्राइस बढ़े कॉफी के तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगी. तो इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट है. कैसा इंपैक्ट है, और इसमें नेगेटिव इंपैक्ट. समझ में आ रही है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. यही एमसीक्यू में बनेगा. समझ में आ रहा है. केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि आपको, और बताओ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है या नेगेटिव इंपैक्ट है. अगर आपने आसानी से पहचान लिया ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हो. करें आगे स्टार्ट. चलो, इनकम लेवल एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ गुड्स. एक होता है लग्जरी गुड्स, एक होता है नॉर्मल गुड्स, और एक होता है इंफीरियर गुड्स. क्या होता है भैया लग्जरी गुड्स, जो कि ज्वेलरी हो गया, जो बहुत आपको सेटिस्फाई करता है. डिमांड इंक्रीजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली टू इंक्रीजेस इनकम. भले मेरी इनकम ना बढ़े लेकिन इसकी डिमांड ज़्यादा होती है. नॉर्मल गुड्स डिमांड इंक्रीजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली टू इनकम इंक्रीजेस. भले मेरी इनकम इंक्रीज ना हो लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती है. और डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम. जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी क्या मैं इंफीरियर गुड्स परचेज करूंगा, नहीं. तो मैं परचेज ही नहीं करूंगा. क्यों, क्योंकि मैं नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा. तो इनकम का इफेक्ट हर गुड्स पे अलग अलग होता है. As a consumer, income increases, their consumption pattern shift predictably ways. Obvious सी बात है. अगर जैसे necessity goods की बात करें, food, basic clothing, shelter, typically sees less than proportionate increase in demand as income rises. Obvious सी बात है, अगर मेरी income बढ़ गई तो क्या मैं basic चीजें खरीदूंगा क्या, नहीं. While luxury and durable goods see greater increases. Obvious सी बात है, जैसे ही मेरी income बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा impact लग्जरी और किस में दिखेगा, नॉर्मल गुड्स में दिखेगा. क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है. पहले मैं पार्ले जी खाता था, मैं ओरियो खा रहा हूँ. क्यों, मेरी इनकम, तो पार्ले जी की डिमांड कम होगी. समझ में आ रही है बात. तो इट इज़ वेरी क्रूशियल कि आप समझो कि इनकम का इफेक्ट हर गुड्स पे अलग अलग होता है. नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अबव इंफीरियर गुड्स होते हैं, मतलब बेसिक से अबव. जैसे फॉर एग्जांपल फैन है आज अपने पास तो कूलर पे चले गए, बट एसी पे जा रहे हो तो लग्जरी पे आ जाओगे. समझ में आ रही बात. तो नॉर्मल गुड्स है. जब भी मेरी इनकम बढ़ेगी ना मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंफीरियर से पहले कहाँ जाऊँ, हाँ, और मेरी और इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल से लग्जरी. ठीक है, समझ में आ रही बात. चलो, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस. कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है आज के टाइम पे. फैशन बदल रहा है, मैं ज़्यादा प्राइजेस पे करने के लिए भी रेडी हूँ. तो गुड्स करंटली इन फैशन हैव हायर डिमांड देन दोज आउट ऑफ फैशन. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वो आउट ऑफ फैशन है तो मैं उसको परचेज नहीं करूंगा. स्टेटस सिंगलिंग, प्रोडक्ट चूजन टू कम्युनिकेट सोशल पोजीशन एंड आइडेंटिटी. ऐसे स्टेटस सिंबल बन जाते हैं कि नहीं मेरे को तो यही ब्रांड का शूज परचेज करना है या मेरे को यही ब्रांड का टी शर्ट परचेज करना है. दैट इज स्टेटस सिंगलिंग. डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट,
कंज्यूमर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग अदर्स टू यूज पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अरे वो भी यूज कर रहा था, मैं भी यूज करूंगा प्रोडक्ट। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है। आजकल आप देखोगे सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट बन चुका है। प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में वीडियो अपलोड करने की बात बोलते हैं हर प्रोडक्ट के लिए, और अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो हम आपको कैशबैक देंगे, ये देंगे, वो देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, पब्लिसिटी तो हो रही है, और सामने वाला जो यूज कर रहा है वो भी आपको बता रहा है कि मैं यूज कर रहा हूँ, उसको देख के अपन यूज भी कर लेते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट। रिप्लेसमेंट साइकिल, प्रोडक्ट ऑफन डिस्कार्डेड बिफोर फुल्ली यूटिलाइज टू एक्वायर अ न्यू मॉडल। जब तक आप पुराने उसको या उसी गुड्स को फुल्ली तरीके से यूज नहीं कर लेते, जब तक आप उसमें दूसरे गुड्स को परचेज नहीं करते हो। तो ये सब चीजें हैं जो कि कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस के ऊपर जाती है। कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बार बार चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। पॉपुलेशन फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। यस ऑफ कोर्स, अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ गया है तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। सब पॉपुलेशन की डिमांड बढ़ेगी तो समझ में आता है, पॉपुलेशन बढ़ी तो डिमांड बढ़ गया। क्या पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी? हाँ, लेकिन सर पॉपुलेशन तो कम होगी नहीं, होगी क्या? हाँ होगी ना। यूक्रेन में वॉर हुआ था, कितने लोग मरे? मरे ना। नहीं नहीं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो यस, पॉपुलेशन कम होती है तो डिमांड भी क्या हो जाती है, कम। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। डेमोग्राफिक कंपोजिशन, जहाँ पर एज डिस्ट्रीब्यूशन जनरली अफेक्ट करता है, जहाँ पे मोर सीनियर डिमांड डिफरेंट प्रोडक्ट्स देन एरियाज विद मोर चिल्ड्रंस एंड वर्किंग एज एडल्ट्स। चिल्ड्रंस और एडल्ट्स जब आ जाते हैं तो उनकी डिमांड अलग होती है, और जो अपने ओल्ड पीपल्स होते हैं, है ना, उनकी डिमांड टोटली अलग होती है। तो डेमोग्राफिक कंपोजिशन से भी डिमांड का बहुत इम्पैक्ट आता है। चाइना में एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी वन चाइल्ड पॉलिसी ऑप्ट करने के टाइम पे, वहाँ पे सब लोग बूढ़े थे या बच्चे थे, मीडियोकर, मतलब यंग एज के कोई थे ही नहीं, तो वहाँ पे उस चीज़ की डिमांड ही नहीं थी। लास्ट बात करें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो रिचर रिच होता जाएगा, पुअर और पुअर होता जाएगा। तो ऑब्वियस बात है जिसके पास में इनकम है, रिच लोगों के पास में इनकम ज़्यादा होगी तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और पुअर पीपल बिल्कुल भी डिमांड नहीं करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अपन ने पढ़े, जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को। डिमांड को सिर्फ और सिर्फ प्राइस अफेक्ट नहीं करता है, डिमांड को ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, inferior goods, consumer taste and preference, population size, demographic composition और income distribution। अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं? एक होता है एजुकेशन। आज जब पर्सन एजुकेट हो जाता है, हाई डिग्री अटेन कर लेता है, तो उसके व्यूज, उसकी डिमांड टोटली चेंज हो जाती है एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड और इलिटरेट पीपल। ऑब्वियस सी बात है। मैरिटल स्टेटस, मैरिज हो जाती है तब डिमांड अलग होती है, और अनमैरिड रहते हो तब डिमांड अलग होती है। ये ऐसी चीज़ें जो आपने नहीं पढ़ी हुई है ना। वेदर कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड। सीजनल क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग अपन डिमांड में अप एंड डाउन लेके आते हैं। लास्ट इज फ्यूचर। मेरे को लग रहा है फ्यूचर में इस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड अभी बढ़ जाएगी, और मेरे को लग रहा है फ्यूचर में इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, तो उसकी डिमांड अभी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ये अदर फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। डिमांड डिस्टिंक्शन, ऑब्वियस ही बात है, शॉर्ट टाइम के लिए डिमांड अलग होती है और लॉन्ग टाइम के लिए डिमांड टोटली चेंज हो जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड अगर आप बात करोगे तो इमीडिएट कंज्यूमर परचेज करेगा, उसकी इनकम फ्लक्चुएशंस, कंडीशंस अलग हो जाते हैं। लॉन्ग रन में अगर आप बात करोगे तो ये सारे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट चेंजेस की बात होती है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट आर रिड्यूस, existing user will make greater use of electric appliances immediately, है ना। जैसे गैस की टंकी के रेट बढ़ गए थे तो ऑटोमेटिकली अपन किस पे शिफ्ट हो गए थे, इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट हो गए थे। क्या बोलते हैं, कौन सा वो आता है, इंडक्शन, ओटीजी, ये ज्यादा यूज का, एयर फ्रायर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। बट द ओवरऑल नंबर ऑफ यूजर मे नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, बट ज्यादा इफेक्ट नहीं आया।
With a sustained lower electricity rate, more people will eventually induce to purchase and use electric appliances, expanding the total market. बट अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है तो क्या होगा, पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर. तो शॉर्ट रन इज लेस इलास्टिक और लॉन्ग रन इज मोर इलास्टिक. लेस इलास्टिक मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और मोर इलास्टिक मतलब ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, जिसका असर ज्यादा होता है. क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यहां तक हो गया डिमांड डिस्टिंक्शन. नेक्स्ट है अपना प्रोड्यूसर गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्यूसर गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स क्या होता है? वेरी गुड. जो कि अपन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे गुड्स जिसको आप प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है. तो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जो अदर गुड्स को प्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं. मशीन, फैक्ट्रीज, कमर्शियल व्हीकल्स. डिमांड डिराइव फ्रॉम एक्सपेक्टेड कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन. ऑब्वियस ही बात है, जब मैं ज्यादा प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करूंगा तो उसी से तो डिमांड बढ़ेगी, ताकि मैं उसी से बल्क में और ऑर्डर कर पाऊंगा. परचेजिंग डिसीजन बेस्ड ऑन आरओआई कैलकुलेशन. आरओआई मतलब रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. ठीक है. कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो फाइनल कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे रेडीमेड क्लॉथ्स, फूड, रेसिडेंशियल हाउसेस, इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट यूटिलिटी की होती है. और इसमें देखो, इसमें कोई डायरेक्ट यूटिलिटी नहीं होती है, इसमें अपन जो प्रोडक्शन कर देते हैं उसके ऊपर रहती है. परचेजिंग डिसीजन ऑफन इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल प्रेफरेंस. यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ, और यहाँ पर मैं किसकी बात करता हूँ? प्रोड्यूसर की पर्सनल प्रेफरेंस की बात करता हूँ. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? तो डिमांड सिर्फ और सिर्फ प्राइस से इंपैक्ट नहीं करती है, अदर फैक्टर्स से भी इंपैक्ट करती है. ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. ड्यूरेबल जो कि लंबे समय के लिए चलते हैं, मोर देन वन टाइम नहीं, मोर देन 5 years 10 years ऐसे बोल लो. नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो एक बार में कंजप्शन हो जाता है, सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन गुड्स में आता है. कार, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर बार बार नहीं परचेज करते अपन, एक बार परचेज कर लिया. फूड आइटम, ब्रिवरेजेस, फ्यूल, डिस्पोजिशन, यूज करा खत्म. परचेज रिप्रेजेंट एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, यहाँ पर आप परचेजिंग पैटर्न को रिपीट या रेगुलर वे में करते हो. ये क्रिएट करता है आपके लिए स्टॉक, और ये मोर डिमांड आपकी बढ़ाता है. ये डिमांड ऐसी है जिसके लिए आप क्या कर सकते हो? रिप्लेसमेंट कर सकते हो कि भैया ये नहीं तो ये नहीं तो ये. बट इसमें आप क्या करते हो? रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हो. वो चाहिए बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स, तो वो चाहिए ही चाहिए. डिराइव डिमांड, बस लास्ट पढ़ेंगे अपन. डिराइव डिमांड पढ़ेंगे अपन एक बार. क्या होता है डिराइव डिमांड? डिराइव डिमांड मतलब, ध्यान से समझना, लास्ट है. डिमांड दैट अराइजेस फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम फॉर सम अदर पेरेंट गुड. एक किसी प्रोडक्ट से कोई और डिमांड निकल के आती है तो उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड. कार से पेट्रोल, ब्रेड से बटर, ब्रेड से जैम, ये डिराइव डिमांड. डिमांड दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ डिमांड फॉर अदर गुड्स, जो एक दूसरे के लिए अपोजिट चलती है, वो किसको बोलते हैं? ऑटोनॉमस. उनकी अपनी खुद की अलग ही डिमांड होती है. सीमेंट डिमांड डिराइव फ्रॉम कंस्ट्रक्शन. ऑब्वियस बात है, जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो सीमेंट हो जाएगा. इंडस्ट्रियल इनपुट टाइड्स टू फाइनल प्रोडक्ट. ऑब्वियस बात है, फाइनल गुड्स बनाने के लिए आपको इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करना पड़ेगी. सब्जेक्ट टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट. इससे क्या होता है? चीजें बढ़ती जाती है. इससे चीजें क्या होती है? क्योंकि डिराइव्ड है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी. ऑफन मोर वॉलेटाइल, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती कम, वॉलेटाइल स्थिति में रहती है. अराइजेस फ्रॉम इनेट कंज्यूमर डिजायर. कंज्यूमर की इच्छा होगी तो करेगा, नहीं होगी तो. लेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर मार्केट सेगमेंट्स. दूसरे मार्केट से इसको कोई इंपैक्ट नहीं आता है. मोर स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड पैटर्न. आसानी से पकड़ में आ जाती है किस चीज की डिमांड है या नहीं. एंड लास्ट, ड्रिवन बाय फंडामेंटल कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंस. कंज्यूमर की प्रेफरेंस और डिमांड से मैटर करती है. समझ में आ रही है बात? यहाँ तक अपना हो चुका है. कल अपन थोड़ा सा नया टॉपिक देखेंगे. ये सब अपने बेसिक टॉपिक्स थे. क्लियर है?